हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन थ्रू एमसीक्यू या प्री मिक्स कहो, जैसा भी आपका नाम दिल करता है वैसा कह सकते हो आप। इसके अंदर हम, जैसा कि आपको पता है, हर रोज़ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं न्यूज़पेपर में उसके ऊपर। तो यहाँ पे जो बात करें, मेंस वैल्यू एडिशन के अंदर आज एक आर्टिकल द हिंदू के अंदर आया, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा जो टॉपिक हैं और डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे भी एक पहले बात कि जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ मैं बताता हूँ कि कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं पहले एमसीक्यू आए, कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि टॉपिक के बाद एमसीक्यू आए, है ना। क्योंकि जिन्होंने पहली बार टॉपिक सुना है या कोई नया टॉपिक है तो उनको लगता है पहले एक बार पढ़ लें, फिर हम अपने आप को चेक करेंगे हमें कितना आता है। तो दोनों ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन देखेगा आपको, जिन्होंने पहले सॉल्व करना है पहले सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आंसर जो है वो उस टॉपिक को डिस्कस करके उसके बाद आपके पास आता है। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, पहले सुसाइड ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट इन कोविड हिट 2020। तो कोविड का इम्पैक्ट, भाई ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा एग्जाम के अंदर, ऐसा चांसेस है और नहीं भी है क्योंकि यूपीएससी है, अनप्रिडिक्टेबल है ना। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कोविड की वजह से भी है ना, जो 2020 के अंदर देखा गया बहुत से लोगों की जैसे जॉब चली गई, उसकी वजह से घर में रहे, स्ट्रेस में आ गए। बहुत से लोग जो बाहर घूमना पसंद करते हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर, तो घर में थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट और डिफरेंट रीजन रहे जिसकी वजह से जो सुसाइड का नंबर आया। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने राज्यसभा के अंदर ये क्वेश्चन का आंसर दिया। उन्होंने बोला कि 16,000 पीपल कमिटेड सुसाइड ड्यू टू बैंक्रप्सी एंड 9,140 पीपल एंडेड देयर लाइफ ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट बिटवीन 2018 एंड 20। ठीक है जी, एंड द हाईएस्ट नंबर रिपोर्टेड इन 2020। बस इतना हमने बस ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। आप यहाँ पे एग्जाम के अंदर कोट कर सकते हो, क्योंकि जब आप लिखोगे भाई कोविड की वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ा, सुसाइड के केसेस भी हमें देखने को मिले, वहाँ पे ये भी तो आपने बताना है कि भाई कितना किसने बोला ये, है ना, कि नंबर वहाँ पे इंक्रीज हुए, तो वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन है, मैं अभी पढ़ूंगा नहीं, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि पहले इसको हमने सॉल्व करना है आप सॉल्व करो, इसके बाद इसके ऊपर आता हूँ। यहाँ पे बोला गया आरबीआई होल्ड्स रेट्स टू स्पर ग्रोथ। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी की अभी मीटिंग हुई, तो ये क्या करते हैं कि आपको इन्फ्लेशन कितनी रखनी है, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट के ऊपर फैसला लेते रहते हैं। तो यहाँ पे जो 5-1 मेजोरिटी के साथ इन्होंने अनचेंज किया, कुछ किया नहीं ज़्यादा, ठीक है। चाहे वो रेपो रेट है रिवर्स रेपो रेट है, उतना ही रखा। तो अब इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या पड़ता है, इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है। हमने बहुत से क्वेश्चन, बहुत बार यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है, तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर बहुत जरूरी है। रेपो रेट क्या है? बेसिकली जो आरबीआई अपने क्लाइंट को पैसा लेंड करता है, ठीक है, वो एक इंटरेस्ट रेट है जो जिसके ऊपर उसको पैसा देता है। मतलब इतना समझो कि आरबीआई ने अगर मान लीजिए वो इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, तो बैंकों के पास, मान लीजिए आप किसी से पैसा लेना है आपने, है ना, आप बैंक से पैसा लेना चाहते हो, तो बैंक आपको 8% इंटरेस्ट के ऊपर दे रहा है। जब बैंक बोलेगा कि 6 पे ले लो, तो आप हो सकता है ज़्यादा पैसा ले लो, है ना। इसी तरह आरबीआई जब पैसा देता है कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर, तो बैंक अगर वो उसको रेपो रेट बोलते हैं, अगर सिंपल भाषा में अगर वो रेपो रेट आरबीआई जो है वो कम कर दे, तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा आएगा। अब बैंक के पास ज़्यादा पैसा है तो बैंक क्या कहेगी, जैसे मान लीजिए बैंक के पास 1 लाख रुपए है एग्जाम्पल के लिए, तो बैंक ने 50,000 पहले इंटरेस्ट के ऊपर दिया हुआ है लोन लोगों को। अब बैंक करेगी बाकी 50,000 का हमें क्या करेंगे, है ना। तो इससे अच्छा क्या है कि एक लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन जो लोगों के अंदर बांट दो उसको, है ना। तो मेनली क्या होता है कि जो आरबीआई से जब पैसा लेती है बैंक, तो उसके कंटेक्स्ट के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जो वो पैसा है वो लोअर इंटरेस्ट रेट के ऊपर आरबीआई आगे दे देती है, पैसा बहुत पड़ा हुआ, सॉरी बैंक आगे दे देती है क्योंकि पैसा बहुत पड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर रेपो रेट बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट जो है, जो अब रेपो रेट बढ़ गया तो बैंक कहेगी क्यों पैसा लेना भाई, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट आरबीआई ज़्यादा चार्ज कर रहा है ना। तो बैंक कहेंगी हम नहीं लेते, उसकी वजह से बैंक के पास कम पैसा होगा, तो बैंक जो लोन भी देंगी वो भी हायर इंटरेस्ट के ऊपर देंगी। भाई डिमांड मार्केट के अंदर 100 बंदा लोन लेने वाला है, बैंक के पास लेट अस सपोज करो कि 90 रुपये हैं, हर एक को 1-1 रुपया लोन देना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आरबीआई से बैंक पैसा ले, ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए आरबीआई लो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, तो बैंक ज़्यादा पैसा ले लेगी, 100 ले लेगी, तो सभी को 1-1 रुपया बांट देगी। अगर आरबीआई ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है तो बैंक कहेगी हम नहीं लेते उधर से, है ना। तो बैंक 90 रुपये है, यहाँ पे लेने वाले 100 हैं, तो बैंक इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, है ना, क्योंकि डिमांड ज़्यादा। तो ये नॉर्मल एक जो लेमन लैंग्वेज के अंदर मैंने आपको समझाया। तो जब आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया
तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है लोन के ऊपर वो बढ़ गया है ना, बैंकों ने जो लोगों को लोन दे रही है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करने को स्टार्ट कर दिया। तो जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो हम भी कहते हैं यार इतना लोन महंगा बहुत पड़ेगा, हम नहीं लेते। तो उसकी वजह से जब लोग भी कम लेंगे है ना, तो जो मार्केट के अंदर मनी है उसकी सप्लाई लेस होगी, ठीक है, लोगों के पास कम पैसा होगा, है ना। अब जब कम पैसा होगा तो लोगों की चीज़ों की डिमांड भी तो कम होगी, है ना। तो मान लीजिए मैंने गाड़ी लेनी है तो इंटरेस्ट रेट उन्होंने कम कर दिया, तो मैं कहूँ ले लो यार गाड़ी। अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो बैलगाड़ी ठीक है ना। तो फिर वहाँ पे डिमांड जो है, जितना आप लोग इजीली लोन ले सके लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर, उतनी डिमांड बढ़ती है। लेकिन जब पैसा कम रहेगा लोगों के पास, डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी तो जो पहले जो प्रोडक्ट थे जिनका प्राइस ज़्यादा था, जैसे मान लीजिए कार की कंपनी, वो कहती यार हमने तो कम कर दिया लेकिन ये फिर भी नहीं ले रहे, तो फिर वो और डिस्काउंट देती थी। दिवाली आ गई जी, इतने % डिस्काउंट है कि दिवाली पे एक लोहा सस्ता थोड़ी हो जाता है ना। वो इतना % लोन, यहाँ पे इधर इतना डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट देने लगती है। तो यहाँ पे जो चीपर गुड्स हैं वो चीपर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन अपनी कंट्रोल हो जाती है, तो इन्फ्लेशन डिक्रीज हो जाती है। ये हुआ चलो इन्फ्लेशन। तो जो अगर डिक्रीज करेगी तो उल्टा उसका रहेगा, ठीक है। ये तो चलो इसके ऊपर होगी बात। बॉन्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? बॉन्ड बेसिकली इतना समझो आप, पेपर है एक, ठीक है। नॉर्मली ये किसके ऊपर होता है? फेस वैल्यू। जैसे मान लीजिए टाइप ए, ये एक बॉन्ड है, यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बंदे को 8% मिल रहा है, 10 साल के लिए उसने ले लिया। अब क्या हुआ कि अगर इसी केस के अंदर इसको लें, अगर आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जैसे मान लीजिए आपके पास दो चीज़ें हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आप बैंक के अंदर पैसा जमा करवाओगे, उसके ऊपर भी हायर इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसके कंपैरिजन अगर कोई बॉन्ड उस टाइम पे इशू करेगा वो भी तो हायर इंटरेस्ट देगा, अदरवाइज वो लेगा कौन बॉन्ड, है ना। तो जो नए बॉन्ड होंगे उसके ऊपर जो यील्ड है वो भी इंक्रीज होगी, है ना। लेट अस से कि पहले जो बॉन्ड के ऊपर 8% दे रहा था, ठीक है, अब क्योंकि अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो लोग यहाँ पे पैसा नहीं देंगे तो उधर बैंक की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे उसने क्या किया, फिर बॉन्ड का भी जो यील्ड है वो बढ़ा दी। तो ये बोलता है मैं भी 10% दूंगा, यहाँ से लो। अब जो पहले वाला बॉन्ड था जो ओल्ड, ये तो 10 साल के लिए था, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट 8% है, इसके ऊपर जो नए वाला उसके ऊपर 10% है, तो लोग तो इसकी तरफ जाएंगे। तो ये पहले वाले को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये क्या करते हैं कि इसकी क्योंकि डिमांड डिक्रीज कर जाएगी, तो ये क्या करते हैं कि इसकी जो फेस वैल्यू है उसको डिक्रीज कर देते हैं। लेट अस से इन्होंने फेस वैल्यू को 90 रुपीज़ कर दिया, 90 रुपीज़ कर दिया, ठीक है, जो 100 थी उसको 90 कर दिया। इसके ऊपर भी 8% मिलेगा जो अराउंड 8.9% बनता है। तो पहले यहाँ पे 8% था, अब यील्ड कितनी है, अब 8.9%, क्योंकि पहले हम जो 8% था वो 100 पे काउंट कर रहे थे, है ना, फेस वैल्यू पे। अब फेस वैल्यू उसने डिक्रीज कर दी तो यहाँ पे 8.9%। तो कहने का मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका यील्ड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, है ना, उतना आपका यील्ड भी मार्केट के अंदर बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जो फेस वैल्यू है उसके नॉर्मली जनरली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि यहाँ पे फेस वैल्यू इंटरेस्ट रेट बढ़ने से डिक्रीज हुई है। तो ये बॉन्ड के ऊपर फ्लक्चुएशन है। हालांकि ये ज़्यादातर जो शॉर्ट टर्म उसी टाइम पे देखा जाता है इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म में हो सकता है इम्पैक्ट कुछ और भी आ जाए, है ना। लेकिन जो जनरल इम्पैक्ट है डायरेक्टली यहाँ पे पड़ता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। ओके, तो अब यहाँ पे जो है इसकी बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। उर्जित पटेल उस टाइम पे रिकमेंडेशन हुई, स्टैट्यूटरी है आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर। कंपोजिशन यहाँ पे 6 मेंबर रखे गए, 6 मेंबर, ठीक है। 3 ऑफिशियल आरबीआई से आएंगे, 3 जो आएंगे एक्सटर्नल मेंबर जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। आरबीआई से जो है गवर्नर, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, डिप्टी गवर्नर, 1 पर्सन मैंडेटेड नॉमिनेटेड बाय आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। टेन्यूर कितना होगा, जितनी उनकी जॉब है उसके हिसाब से उनका टेन्यूर रहता है। गवर्नमेंट की टाइप से सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, जो सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी जिसको हेड करता है वो सिलेक्ट करेगा, 4 साल के लिए, नो रीअपॉइंटमेंट, ठीक है जी। ओके, तो डिसीजन जो है वो मेजोरिटी के हिसाब से लेते हैं। गवर्नर के पास जो है कास्टिंग वोट इसके अंदर रहती है इन केस ऑफ टाई। 4 मेंबर, कोरम जो है वो 4 मेंबर होंगे इंक्लूडिंग गवर्नर, ठीक है दोस्तों। एक और बात यहाँ पे चलो कर लेते हैं, याद आ गई मुझे। अब यहाँ पे मैंने ये बताया कि आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज किया डिक्रीज किया, बैंक के ऊपर फर्क पड़ता है ना। मान लीजिए आरबीआई ने, मैंने बोला रेपो रेट इंक्रीज कर दिया तो जो बैंक है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है लोन के ऊपर।
लेकिन ये जरूरी नहीं है। उसका कारण ये है दोस्तों कि जो बैंक्स हैं ये आरबीआई के ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं रहती कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया या कम किया, बैंक के अंदर डायरेक्टली वहां पे उसका ट्रांसमिशन देखने को मिला। रिसेंट ईयर में ऐसा ही हुआ, ट्रांसमिशन देखने को मिल नहीं रहा था। उसका कारण है कि बैंक के पास पैसा जो है वो सेविंग से काफ़ी आ रहा था, लोगों की सेविंग से पैसा काफ़ी आ रहा था। वो आरबीआई को बोलती, अपने आप तू रेपो रेट बढ़ा दे, कम कर दे, मीटिंग कर लो, 6 लोग है ना मिलके चाय पानी पी लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर वो गवर्नर को बोलना पड़ा कि भाई ट्रांसमिशन करो, जो पॉलिसी हम ऊपर कर रहे हैं वो नीचे भी दिखनी चाहिए। ठीक है, ये एक मेजर चैलेंज भी है, क्योंकि जब जितनी जो डिपेंडेंस है बैंक्स की आरबीआई से कम होती जाएगी आरबीआई के ऊपर, उतना ही ज़्यादा दिक्कत आएगी पॉलिसी ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रेटजी कैन हेल्प टू रिड्यूस इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी? डिक्रीज इन रेपो रेट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज टैक्स रेट्स, इंक्रीज द कम्पिटिटिवनेस। 1 and 2, 2, 3, 4, 3 and 4 ओनली। ठीक है, इन्फ्लेशन को हमने रिड्यूस करना है, तो द आंसर इज 3 and 4। इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है तो रेपो रेट को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब जो पैसा आरबीआई बैंक को देगा उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो मार्केट के अंदर क्या होगा, पैसे की कमी होगी। तो जब पैसे की कमी होगी तभी इन्फ्लेशन अपनी कंट्रोल रहेगी। तो बेसिकली इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, और सॉरी इंक्रीज करना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स रेट इंक्रीज करोगे तो उससे बेनिफिट हो सकता है। इंक्रीज इन कम्पिटिटिवनेस, जब कम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि जो टोटल जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की, है ना, कोई एक प्रोडक्ट है उसको बेच रहे हैं, धीरे धीरे क्या होता है कि कॉस्ट उसकी कम हो जाती है। जो कम्पिटिटिवनेस से अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर, जब कम्पिटिटिवनेस आती है उस गुड की जो वैल्यू, जो उसकी कॉस्ट है वो कम होती है, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन अपनी कंट्रोल हो सकती है। हालांकि ये इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सो 3 and 4 इज द आंसर। ठीक है दोस्तों, सेकेंड क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट पहले करना चाहते हैं उनके लिए है ये। तो अभी इस टॉपिक को पढ़ते हैं। दिल्ली आस्क सेंटर फॉर निर्भया फंड। निर्भया फंड दोस्तों बनाया गया, उसके अंदर जो स्टेट्स हैं जहाँ वुमेन के लिए जो स्कीम्स हैं उसके लिए पैसा मांगती रहती है। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली पैसा मांगा। ठीक है, जो डार्क स्पॉट्स हैं कैपिटल के अंदर वहाँ पे वुमेन सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली को भी पैसा दिया गया इसके लिए, वुमेन सेफ्टी के लिए, जो वहाँ पे पोर्टल बनाने के लिए। ठीक है जी, कि भाई जो भी वेब पोर्टल बनाए जहाँ पे ये सारा एक्सेस विजुअलाइज कर सके। ठीक है दोस्तों, निर्भया फंड की बात करते हैं क्विकली। नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड है दोस्तों, जब गवर्नमेंट ने सेटअप किया 1000 करोड़ 2013 के अंदर। नोडल एजेंसी जो है, जो एक तो है कि जो इसका पैसा एलोकेट करती है वो कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक फेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो एक्सपेंडिचर करती है वो है वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। फंडिंग जो है 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस जो सेंटर स्टेट को देती है। ठीक है जी, और स्टेट उसके ऊपर फिर काम करती है। इंपॉर्टेंट स्कीम, बहुत सी स्कीम इसके अंदर है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड की है, जैसे वन स्टॉप सेंटर है। देन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन है, महिला पुलिस वॉलंटरी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की भी है, सेंट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाओगे आपको बहुत सी यहाँ पे स्कीम इसके अंदर जो चलती हैं, चल रही हैं, मिलेंगी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जो न्यूज़ में है तो वही यहाँ पे रखी है। क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट टू निर्भया फंड। इट एम्ड एट इंप्रूविंग द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन इन इंडिया। Second, Department of Economic Affairs is nodal agency for the expenditure from Nirbhaya Fund. One stop center is implemented under Nirbhaya Fund. 1 only, 2 and 3, 1 and 3 all of 3। अब आपने पढ़ लिया है, अब इसके अंदर तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, नो नीड एक्सप्लेनेशन है ना, कहाँ ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। तो यहाँ पे 1 and 3, तो क्यों ये नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपेंडिचर कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड। थर्ड क्वेश्चन है उनके लिए दोस्तों जो पहले चाहते हैं सॉल्व करना, बाकियों के लिए ये है। ठीक है जी, तो डाउन टू अर्थ के अंदर, क्योंकि हम रेगुलर जो हमारा फोकस रहता है इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के ऊपर रहता है कि वहाँ पे अगर कुछ टॉपिक मिलते हैं हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे डाउन टू अर्थ के अंदर 2 दिन पहले एक आर्टिकल आया था, तो 2-3 दिन बाद हम इसको भी और पीआईबी वगैरह जहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो इधर नहीं हमने कवर की उसको भी हम साथ साथ में उठाते रहते हैं। तो यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क इज नेट कार्बन एमिटर, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे सुंदरबन जो है इंडिया के अंदर, तो वो वन ऑफ दी वी कैन से वर्ल्ड के अंदर जो बहुत बड़ा कार्बन सिंक है, ऊपर वालों के ऊपर उसका नाम आता है जो टॉप कैटेगरी के अंदर। इसी तरह यहाँ पे ये बोला गया कि जो काजीरंगा है वो नेट एमिटर है। ठीक है दोस्तों,
अब ये मतलब कार्बन जो है वो नेट अमिटर है, अमिट करता है ज़्यादा जितना अब्जॉर्प्शन के कंपैरिजन। ये मेट फ्लक्स इंडिया प्रोजेक्ट है एक, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जिसको स्पॉन्सर करती है। इन्होंने सेंसर वगैरह सारे लगा के ये मेजर किया। इसके लिए मेजरमेंट होती है एडी कोवेरियंस। एडी बेसिकली मूवमेंट, जो सर्कुलर मूवमेंट ऑफ विंड बेस्ड ऑन टेम्परेचर। मतलब आपका दिन है तो सन है ना, टेम्परेचर बढ़ गया, रात है टेम्परेचर कम हुई, तो उसकी वजह से विंड जो है सर्कुलेट करती रहती है। उसका वेरिएशन वो कितना होता है उसको हम बोलते हैं एडी कोवेरियंस। उसके बेस के ऊपर CO2 है, कितनी इमिट हो रही कितनी नहीं, वो सारा यहाँ पे ये कैलकुलेट करती है। तो इन्होंने कैलकुलेट किया कि भाई CO2 इमिट कैसे होती है। कार्बन सिंक क्या है, जब आपकी जो कार्बन CO2 इमिट है वो लेस हो अब्जॉर्प्शन से, है ना, CO2 अब्जॉर्ब जो होती है वो ज़्यादा हो, अमिट कम हो। तो बट जो अमिटर है, नेट कार्बन अमिटर उल्टा होता है। वहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो CO2 अमिशन है ना, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अब्जॉर्प्शन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कारण क्या है, उन्होंने बोला भाई एक तो देखो फोटोसिंथेसिस है, ठीक है जी। एक आपने याद रखना है दोस्तों चीज़ के जो प्लांट है ना, प्लांट बेसिकली CO2 लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ऑक्सीजन भी लेता है, ठीक है, अपनी जो एनर्जी है उसको डाइजेशन के लिए, अपने फूड को रेस्पिरेशन के लिए बेसिकली। तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी कंज्यूम होती है। हालांकि अगर हम देखें कि जो CO2 है ना, जहाँ पे आपका जो CO2 है वो अमिट भी करता है, हर एक काम होता है उसके अंदर भी, ठीक है जी। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई जो पहले बोला जाता है कि जो प्लांट है वो अपना CO2 ही अमिट करता है ना, ऑक्सीजन नहीं लेता, ऑक्सीजन भी लेता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे प्लांट के अंदर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होता रहता है। लेकिन जब आपके जो फोटोसिंथेसिस है, जैसे मानसून का पीरियड आ गया, मानसून के टाइम पे क्लाउड कवर आ गए तो फोटोसिंथेसिस थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, एक बात, जिसकी वजह से अपना जो CO2 है इसकी एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है ना। तो उस टाइम पे इतनी CO2 ये बोलते हैं कि सिंक नहीं होती। दूसरा, यहाँ पे बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया जो हैं ये कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जिसकी वजह से रिलीज हो रही है यहाँ पे CO2। इन दो कारण जो मेजर कारण है जिनकी वजह से इसको नेट अमिटर बोला जा रहा है, कि यहाँ पे जो CO2 है बहुत ज़्यादा अमिट हो रही है एज कम्पेयर टू अब्जॉर्प्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांट जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ CO2 ही वो कंज्यूम करता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बेसिक दोस्त थोड़ा सा देखें तो राइनोज के बारे में पढ़ लेते हैं। असम, वेस्ट बंगाल, यूपी, है ना, ये मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलता है। 2640 अगर हम असम के अंदर देखें तो ये 4 हैं जहाँ पे काजीरंगा के अंदर मैक्सिमम है। 5 राइनो रेंज कंट्रीज ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की राइनो के ऊपर कि भाई हम इनको कंजर्व करेंगे, थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेंगे। इंडियन राइनोस ग्रेट वन हॉर्न राइनो है, ठीक है दोस्तों, लार्जेस्ट ऑफ ऑल राइनो स्पीसीज। रीजनली एक्सटिंक्ट है, मतलब पाकिस्तान के अंदर पहले था अब नहीं है। जैसे अपने चीता है, चीता हमारे रीजनली एक्सटिंक्ट है। काजीरंगा पार्क जो है ऐसा बोला जाता है कि होल्ड 70% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा एक और चीज़ है, द हिंदू के अंदर ये आर्टिकल आया था, तोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हाईएस्ट जो कॉन्सेंट्रेशन है राइनो की पाई जाती है, इसीलिए इसको मिनी काजीरंगा बोला जाता है। ये आपका द हिंदू के अंदर आर्टिकल आया था, और द हिंदू के अंदर स्पेशली ये लिखा था, ये इसको इसलिए नहीं बोला जाता कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, बट जो काजीरंगा से इसकी सिमिलरिटी है लैंडस्केप की, फौना की, ठीक है जी, उसकी वजह से इसको बोला जाता है। नंबर के बेस के ऊपर नहीं बोला जाता, ये उन्होंने बोला यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे इसकी लोकेशन तो पोबितारा यहाँ पे काजीरंगा के पास ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है दोस्तों। रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दहींग पटकाई नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क। 1 2 4 3 1 4 2 3 4 2 3 1 4 3 2 1। चलिए दोस्तों, क्योंकि रायमोना नेशनल पार्क रिसेंटली न्यूज़ में था, रिसेंटली ऐड किया गया, तो इसलिए ये क्वेश्चन बनता है। काजीरंगा न्यूज़ में है ना, दहींग पटकाई सारे ये इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पे ये न्यूज़ में रहते हैं। यहाँ पे देखें, रायमोना, मानस, देन ओरंग, देन काजीरंगा, ठीक है जी, ओके, देन नौमेरी, नौमेरी के बाद अपना आ गया दिब्रू सईखोवा, दिहिंग पटकाई। तो यहाँ पे ये जो 7, ठीक है दोस्तों, वहाँ पे जो नेशनल पार्क है
असम के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। 6th रायमूना रिसेंटली ऐड किया गया 2021 के अंदर। दिहिंग पटकाई जो है ये नोटिफाई किया गया जून 2021 के अंदर। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको इनका ऑर्डर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए उनके लिए दोस्तों जो पहले फॉलो करना चाहते हैं। बाकियों के लिए ये है सेंटर्स न्यू रूल्स फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल आया है। सेंटर ने ये बोला कि जो डोमेस्टिक है, जो ड्रोन्स हैं उनकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़रूरी है। ठीक है, अब ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सेंटर क्या करती है, इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया। लेकिन इंपोर्ट हर एक चीज़ का बैन नहीं लगा, एक्सेप्शन बहुत सारी हैं। यहाँ पे जब हम ड्रोन की बात करते हैं, ड्रोन के अंदर जो मेजर प्रॉब्लम आती है कि जैसे वाली फॉरेन कंट्री से चाइना कोई ड्रोन बना रहा है, सीधा इंडिया के अंदर आ रहा है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं कि वो ड्रोन को कोई खरीदेगा, है ना, वो उड़ाएगा, हो सकता है वहाँ पे जो कंपनी है वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से स्नैच कर ले या कुछ ना कुछ ऐसा कर ले, इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ पे उसके ऊपर जाए, ऐसा कुछ उसके अंदर सॉफ्टवेयर फिट कर दे। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर रूल्स भी आए हैं, यूएस आया 2021, उसके बाद न्यू ड्रोन रूल्स आए हैं। ये एक बड़ा जो टॉपिक है, किसी दिन मैं इसको डिस्कस करूँगा। साइंस एंड टेक के अंदर ही जो फ्यू मिनट सीरीज़ है उसके अंदर डिस्कस कर दूँगा मैं इसको, क्योंकि ये डिटेल में समझने वाली बात है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्ट बैन हुआ है, ठीक है, द इम्पोर्ट ऑफ ड्रोन्स आइदर इन कम्प्लीटली बिल्डअप और कम्प्लीटली नॉकडाउन, सेमी नॉकडाउन फॉर्म्स हैव बीन बैंड विद एक्सेप्शंस, बट एक्सेप्शन भी है, मतलब सारे नहीं बैन। कम्प्लीटली बिल्डअप मतलब आप रेडी टू यूज़ है, बाहर से लेके आए यहाँ पे यूज़ किया। तो नॉकडाउन होता है कि आपने कुछ पार्ट है यहाँ पे असेंबल किया, फिर उसको आपने उड़ाया। ठीक है दोस्तों, बट सर्टेन एग्जाम्पशंस है, लेकिन एग्जाम्पशन है जहाँ पे वहाँ पे आपको क्लियरेंस लेनी है। ये ध्यान से पढ़ना, यूपीएससी में यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है सीधा, कौन कौन सी चीज़ इंपोर्ट है, बैन है, क्या है। गवर्नमेंट एंटाइटीज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंटाइटीज विल बी अलाउड टू इंपोर्ट ड्रोन्स, इन तीनों कैटेगरी के अंदर, आफ्टर दे एक्वायर इंपोर्ट ऑथराइजेशन फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। दूसरी बात, मैन्युफैक्चरर सीकिंग टू इंपोर्ट ड्रोन्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल ऑल्सो एबल टू इंपोर्ट। अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मैन्युफैक्चरर चाहता है कि मैं इसको लेके ले सकता है, बट गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई किया है, दिस डज नॉट अप्लाई टू इंपोर्ट ऑफ ड्रोन्स कंपोनेंट, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि भाई उसको ड्रोन कंपोनेंट लेंगे तो हमारी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर भी बेनिफिट होता है ना, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हमें फिर नुकसान हो जाएगा अदरवाइज बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, तो ये बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रोन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसके अलावा यहाँ पे ये बता दिया आपको सारा। हाँ, अदर क्या है, इंपोर्ट बैन किया है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स चलाई है कि जो आप जितना प्रोडक्शन करोगे उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेंगे। ड्रोन रूल्स 2021 आए हैं, इसके ऊपर मैंने बोला मैं फ्यू मिनट सीरीज़ के अंदर आपको करवाऊँगा। देन ऑल्सो लॉन्च्ड मैप ऑफ इंडिया, एयर स्पेस मैप ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। मतलब आपका ड्रोन कहाँ पे उड़ना चाहिए, है ना, कोई ऐसा कोई किसी ने ड्रोन बनाया तो अब वो ड्रोन के लिए परमिशन ले ली तो वो कौन से एरिया के अंदर उड़ा सकता है, उसके लिए एयर स्पेस अलग अलग जोन क्रिएट की गई जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने क्रिएट की। ठीक है जी, और ये मैप बनाया है मैप माई इंडिया एंड IT सर्विसेज ने। यहाँ पे 3 जोन बनाएगी, ग्रीन जोन है, येलो जोन है, रेड जोन है। ग्रीन जोन है जैसे कोई एरिया है, वो येलो के अंदर भी नहीं आता, रेड के अंदर भी नहीं आता, उसके अंदर 400 फीट तक, ठीक है, अप टू 400 फीट, और जो आपका ऑपरेशनल एयरपोर्ट है उसका जो पेरीमीटर है, ठीक है जी, वहाँ से 8 से 12 किलोमीटर, ठीक है, इतने एरिया को ग्रीन जोन डिक्लेयर किया। अब वहाँ पे उड़ाने की कोई परमिशन नहीं आपको चाहिए, ठीक है, अप टू 500 kg तक आपको कोई परमिशन चाहिए, आप उसको उड़ा सकते हो। अब इसी एरिया के अंदर यहाँ पे अप टू है ना, इस 400 फीट से ऊपर और यहाँ पे इस 200 फीट से ऊपर जो है वो येलो जोन बना दी गई। ठीक है जी, यहाँ पे आपको जो कंसर्न्ड लोकल कंट्रोल अथॉरिटी है, चाहे एयरपोर्ट अथॉरिटी है, कोई भी एयरफोर्स है ना, वहाँ पे उसकी परमिशन जरूरत है। इसके अलावा रेड जोन है, जैसे आप भी अपना पार्लियामेंट के ऊपर उड़ा रहे हो, ऐसी जो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड जोन्स हैं इसके ऊपर आप ऐसे नहीं उड़ा सकते, है ना, वहाँ पे भाई खतरा कितना है, आप पार्लियामेंट के ऊपर उड़ा रहे हो, है ना, सिक्योरिटी का खतरा, तो ऐसी जोन को रेड जोन के अंदर रखा जाता है। और
इनके लिए परमिशन लेनी है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर यहाँ पे कोई ड्रोन उड़ाना है। मतलब ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने बोला कि कभी उड़ ही नहीं सकता दुनिया में। भाई कई बार कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, वो चाहता है ऊपर का व्यू लो मेरे, है ना, सर का, तो उसके लिए उड़ाना तो पड़ेगा। तो उसके लिए फिर वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स सीकिंग टू इम्पोर्ट ड्रोन्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैन इम्पोर्ट after they acquire import authorization from Director General of Foreign Trade. Import of drone component is strictly banned in India. Third is, as per airspace map of India, in red zone, drones can be operated only after permission from concerned air control authority. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 all of the above. चलिए दोस्तों, हालांकि इसके अंदर मैं ड्रोन जो रूल्स हैं 2021 के, वो इसलिए नहीं मैंने स्टेटमेंट के अंदर डाला क्योंकि वो अभी टॉपिक आपको मैंने डिटेल में करवाया भी नहीं है, तो वो फ्यू मिनट के अंदर आपको दिखेगा। ठीक है, हो सकता है इसी मंथ के अंदर आपको दिख जाए, मे बी नेक्स्ट वीक आई विल ट्राई कि इसके ऊपर बनाया जाए, है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों इसकी, तो आंसर इज 1 ओनली। स्ट्रिक्टली बैन तो कुछ है नहीं। रेड जोन के अंदर कंसर्न अथॉरिटी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी ही परमिशन लेनी पड़ेगी। फिफ्थ क्वेश्चन है उनके लिए जिनका दिल चाहता है, जिनका मन करता है, वो यहाँ पे आएंगे। कैन बैटरी स्वैपिंग पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये बात हो रही है। बजट के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, पहले ये था कि बैटरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हुई, तो इन्होंने बोला यार इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे तो सही, बट उसके अंदर क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि चार्जिंग की, है ना, व्हीकल चार्जिंग कैसे करोगे। अब रोड के ऊपर चार्जिंग स्टेशन बना दिए, लेकिन उसके अंदर फास्ट चार्जिंग स्टेशन अपने कितने हैं। जैसे रिसेंटली एक बड़ा आई थिंक हमने पढ़ा था गुड़गांव के अंदर, है ना, गुरुग्राम के अंदर, तो वहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग स्टेशन इतने सेटअप करने पड़ेंगे, तो वो कैसे करोगे, है ना। कि ये मतलब सेल तो है नहीं इसका रिमोट का, कि अगर नहीं चला तो हम मुंह से उसको, है ना, जब छोटे होते थे उसको दांतों में चबाते थे, उसके बाद फिर उसके अंदर घुसेड़ देते थे। अब बैटरी कौन चबाएगा, बैटरी तो बड़ी है ना। तो वहाँ पे फिर क्या होगा भाई, अगर रास्ते में ये बैटरी डिस्चार्ज होगी, तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला यार हम बैटरी स्वैपिंग वाला काम कर सकते हैं, कि भाई आपके बैटरी है, आपने दी और वहाँ पे चार्ज पड़ी है, वो इसके अंदर लगा दी और चल पड़े। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम भी है। बेनिफिट क्या है भाई, पैसा नहीं लगेगा इतना, है ना, ईजी है, वहाँ पे वेट नहीं करनी पड़ेगी, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सेटअप करना पड़ेगा, बहुत बेनिफिट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है अलग अलग बैटरीज, है ना, बार बार वहाँ पे लगाओगे सिस्टम भी तो ख़राब हो सकता है। अलग अलग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे साइज हुआ या कुछ और प्रॉब्लम हुई, क्वालिटी के अंदर फ़र्क आया, तो वहाँ पे जो गाड़ी है वो भी दिक्कत देगी, है ना। तो ये सारे कुछ इश्यूज हैं। अगर हम लिथियम आयन बैटरी की बात करें तो यहाँ पे एडवांटेज इसकी मिलती है हाई एनर्जी डेंसिटी, मतलब जो एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, कि एक यूनिट के अंदर एनर्जी जो स्टोर होती है इसके अंदर ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए लॉन्ग टर्म जो चार्ज देता है मोबाइल को। सेल्फ डिस्चार्ज, अगर मान लीजिए बाकी बैटरी हैं वो धीरे धीरे सेल्फ डिस्चार्ज होती हैं, ये उनसे भी धीरे होती है, ये बहुत ही स्लोली होती है एज कम्पेयर टू देम। ठीक है दोस्तों, लो मेंटेनेंस है। इसके अलावा एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड चाहिए, प्रोटेक्शन, बहुत सारे इंसिडेंट भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ इश्यूज हैं। कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, 60% अप्रॉक्सीमेटली जो टू व्हीलर की कॉस्ट एसी से आती है। इंडिया के अंदर तो इतना भाई अपना है ही नहीं, है ना। इंडिया के अंदर कर्नाटका के अंदर रिसेंटली ट्रेस मिले हैं इसके लिथियम के। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है कि भाई इतना ईजी नहीं है कि किसी भी चीज़ को आपको अप्लाई कर देना। तो यही बात हुई है यहाँ पे। तो ये देखो इसका एडवांटेज है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग कंप्लीट, अगर आप बैटरी स्वैपिंग करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, है ना। मोर फ्रीडम टू सेट अप स्वैप फैसिलिटी, अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कर देगा। इंक्रीज प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ बैटरी लाइफ ड्यू टू कंट्रोल्ड चार्जिंग कंडीशंस, कि भाई जैसे जो चार्जिंग स्टेशन है अगर वही चार्ज करेंगे तो वो एक कंट्रोल चार्जिंग कंडीशन के अंदर प्रॉपर वहाँ पे मेथड से करेंगे। बैरियर्स क्या है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन अमंग बैटरीज, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अनसूटेबल बैटरी पैक डिज़ाइन, ये भी हो गया। जीएसटी सेपरेट, ठीक है, बैटरीज के ऊपर 18% 5% इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। नीड फॉर ग्रेटर नंबर ऑफ बैटरीज टू पावर द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ बैटरी तो आपको डेफिनेटली चाहिए, तो आपको इंपोर्ट भी उतना ज़्यादा करना पड़ेगा। स्लो अडॉप्शन ऑफ OEM जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं। शॉर्टर कमर्शियल लाइफ ऑफ बैटरी पैक्स ड्यू टू कस्टमर प्रेफरेंस ऑफ न्यू बैटरीज विद हाई रेंज, है ना।
भाई हर एक कहेगा भाई मैंने अपनी गाड़ी नहीं ली है, उसके अंदर गंदी बैटरी क्यों लगाऊं। जैसे आपके घर के अंदर सिलेंडर आता है तो आप बोलते हैं यार सिलेंडर तो साफ दो, है ना, वो अलग अलग टाइप से खराब होता है तो आपको बुरा लगता है। ये तो फिर भी आप बैटरी है तो ये दिक्कत आएगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैटरी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया इज लिथियम आयन बैटरी ड्यू टू लो एनर्जी डेंसिटी, जीरो सेल्फ डिस्चार्ज रेट, ह्यूज रिजर्व इन इंडिया, 1 ओनली, 2 एंड 3, 1 एंड 3, नन ऑफ द अबव। बड़ा सिंपल क्वेश्चन अब हो गया है ना। तो यहाँ पे अगर बात करूँ लो थोड़ी है, हाई है, इसीलिए प्रेफरेंस है। जीरो सेल्फ डिस्चार्ज रेट, सेल्फ डिस्चार्ज रेट अप टू 4 to 5%। जीरो कहाँ होता है, जीरो तो किसी का भी नहीं होता। ह्यूज रिजर्व, भाई इंडिया का तो कटोरा ले घूम रहा है कि भाई लिथियम दे दो कोई, तो यहाँ पे ह्यूज वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारे बहुत से कोर्सेज हैं, मैं हर रोज़ बताता भी हूँ, आप सुनते भी हो, लेकिन आज भी सुन लो। करंट अफेयर टेस्ट सीरीज इसका कोर्स है दोस्तों, जीएस करंट अफेयर टेस्ट सीरीज कॉम्बो तीनों का है। इसके अलावा जीएस का क्रैश कोर्स है, कंप्लीट करंट अफेयर का क्रैश कोर्स है, अलग अलग जो जैसा आपको प्रेफर लगता है। सो दिस इज़ ऑल, आई होप कि आपको समझ आया होगा कुछ। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर समझाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।